भी चमार, उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहुओं के साथ, उनके परिवार के हर मेंबर के साथ शोषण करते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी पूरी तरह से। इसलिए वो त्यागी जो कह रहा कि मेरे 12 पर नहीं जाना चाहिए, वो उसके बाप की ज़मीन नहीं थी, उसके दादा की ज़मीन नहीं थी। इस देश में हमारा भी हिस्सा है, इस देश में दलितों का भी हिस्सा है, इस देश में जो भी लोग रहता है, देश को बनाने में सबका साथ और सबका विकास पर जो बात करते हैं, सबसे ज़्यादा देश के निर्माण में दलितों ने काम किया है। सुबह सुबह नाली साफ करने का काम दलित काम करता है, मजदूरी करने का काम दलित काम करता है, बिल्डिंगें बनाने का काम दलित करता है, मंदिरें बनाने का काम दलित करता है। जो भी देश के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ, जो भी देश में निर्माण हुआ, वो सब दलित करते हैं। आपने पंडित, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर कोई काम करता देखा आपने? राजमिस्त्री देखा कोई आपने जिसने बनाया? बताइए। उनके खेतों में भी दलित ही काम करते हैं। यदि दलित काम नहीं करेंगे ना तो फसल भी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, करकटुमा कोर्ट, दिल्ली से। अभी आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में राजवीर प्रधान ने ऐलान किया है कि यदि उसके खेतों में कोई दलित जाएगा तो उसे 5,000 रुपया दंड और 50 जूते लगेंगे। इस तरह की घटना क्यों हो रही है? उनकी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। उनका मेन काम है लोगों को दबाना, दलितों को दबाने का काम करना। पहले से दबाते चले आ रहे हैं वो। एक तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट प्रदेश में, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं और बीजेपी के नेता कहते हैं कि यहाँ सब समान हैं, हम कोई जातिवादी मानसिकता नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग, खासकर जो बीजेपी के लोग हैं, ये ऐसी बातें करते हैं कि दलितों को हम अपने खेतों में नहीं जाने देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस आदमी पर FIR दर्ज होनी चाहिए SC/ST एक्ट में और उसे जेल भेजना चाहिए। दूसरी बात ये, उसके पास जो ज़मीन थी, जिस ज़मीन का वो घमंड कर रहा है कि मेरे 12 और ज़मीनों पर नहीं आना चाहिए, वो कहाँ से आई ज़मीन? वो ज़मीन ही किसकी है? तो देखिए किसकी ज़मीन थी वो ज़मीन थी सब लोगों की। दलितों की ज़मीन छीन छीन के ये, या कम पैसे में, या उन्हें दारू के उसमें डालकर और उनके बच्चों के फ्यूचर को अंधकार में डालकर वो ज़मीन कम पैसों में खरीद ली गई थी और वो ज़मीन वाले बन गए। आज उसी ज़मीन पर वो कह रहे हैं कि दलितों को नहीं आना चाहिए इस पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए पूरी बीजेपी सरकार रेस्पॉन्सिबल है। केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि सरकारें यदि चाहेंगी तो सबको ज़मीन जायदाद दी जाएगी। जिन दलितों पर ज़मीन नहीं है तो वो दूसरों के ज़मीनों में जाकर, खेतों में जाकर काम करते हैं, और जिन दलितों पर ज़मीन है वो दूसरों के खेतों में काम क्यों करेंगे? ठीक है ना। जिन सरकारों ने पट्टे 10 बीघे, 30 बीघे, 40 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे के पट्टे दिए जिन सरकारों ने दलितों को, वो किसी के खेत में काम नहीं करने जाते। आप एक बात बताइए, एक आदमी पर इस देश के अंदर 100 बीघा ज़मीन, 200 बीघा ज़मीन, 500 बीघा ज़मीन, 800 बीघा ज़मीन, 1000 बीघा ज़मीन, और एक दलित पर 1 बीघा ज़मीन भी नहीं। इसका कारण क्या है? ये पूरी खामियां सरकार की हैं, जिम्मेदारी सरकार की हैं। सरकारों, जब देश आज़ाद हुआ था तो बंटवारा होना चाहिए था। चकबंदी आई थी और उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं, देश का संविधान तो लागू हो गया है, अब मैं ज़मीन का बंटवारा करूँगा, समान अनुपात में बंटवारा करूँगा, जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा करूँगा। जितने दलित हैं देश के अंदर, उन दलितों में भी ज़मीन बांटी जाएगी। जब राज्य प्रथा, यानी कि जब राज्य प्रथा ख़त्म हो गई थी, जितने भी रियासतें थीं वो सब मिला ली गई थी कि वो प्राइवेट, मतलब अपनी वो थी रियासतें, वो तो रियासतें को इकट्ठा करके पूरा एक भारत संघ बना था। ठीक है ना, भारत बना था। तो भारत बनने के बाद में नेक्स्ट ये होना चाहिए था कि चकबंदी होकर उस ज़मीन को जनसंख्या के अनुपात में सभी दलितों को, OBC को, माइनॉरिटीज़ को, SC को, मोमडनों को, सबको ज़मीन दी जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा सरकारों ने। आज उसी का खामियाना भुगत रहे हैं कि एक चंद लोग अपनी ज़मीन पर आने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि दलितों, क्योंकि दलितों के पास तो ज़मीन नहीं है इसलिए उनका शोषण करते हैं, उनके खेतों में शोषण। वो पुरानी आदतें इनकी गई नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारा शोषण करते थे, दलितों का शोषण करते थे। तो मैं दलितों को कहता हूं कि दलितों, तुम जागरूक बनो। हर गांव में सब दलितों पर ज़मीन नहीं है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था कि जिस गांव में दलितों पर ज़मीन नहीं है वो अपने शहरों की तरफ पलायन करें। तुम्हारे पास वहाँ ज़मीन नहीं रहने के लिए, तुम्हारे पास रोजगार नहीं, तुम्हारे पास वहाँ
तुम्हारे पास 150 गज जगह है, उसके ऊपर वहाँ अपना शोषण करा रहे हो। मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब ने जो पहले कहा था उस बात को मानो। आप वहाँ से अपनी ज़मीन जायदादों को बेचो, जो भी छोटे मोटे घर हैं, और शहरों की तरफ पलायन करो। शहरों में आपको मजदूरी मिलेगी, स्वाभिमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपका मानसिक और शारीरिक शोषण नहीं हो सकता शहरों में। तो इसलिए शहरों की तरफ रुख कीजिए। आप गाँव में है क्या, क्यों पड़े हो, क्यों शोषण झूल रहे हो? ऐसे लोगों के खेतों में ना, ऐसे लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पास में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की ज़मीन में नहीं जा, उस गांव में रहना बंद कर दे। पलायन करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाइए। आप शहरों में हमेशा शिक्षा का प्रभाव है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी वाली शिक्षा यानी कि इंग्लिश मीडियम वाली शिक्षा, जिन्हें क्वालिटी वाली एजुकेशन बोलते हैं, वो एजुकेशन आप गाँव में नहीं दे सकते, उनके खेतों में नहीं मिलेगी। आपके बच्चों का और आपका कई पीढ़ियों से शोषण होता चला रहा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था जिन पर ज़मीन जायदाद नहीं है, क्योंकि वही लोग दूसरों के खेतों में जाएंगे जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है। हम बैठे हैं, हमारे पास ज़मीन जायदाद, हम तो नहीं जाते किसी के खेतों में, समझ रहे हो ना? ज़मीन हमारे पास भी है, हम तो किसी के खेत में नहीं जाते। इस देश के अंदर बहुत ऐसे दलित भी हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, वो नहीं जाते किसी के खेत में। जो दलित बेचारे कमज़ोर हैं, जो दबे हुए हैं, जिन पर रोजगार नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वही बेचारे उनके खेतों में काम करते हैं। वो जानते नहीं है शिक्षा की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक पीढ़ी को पढ़ा दीजिए जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कुछ तो बनेगा। उसके बाद में ज़मीन, उस त्यागी की ज़मीन ही खरीदने का काम करेगा आने वाले समय में। यदि पड़ गया तो भारत में रोजगार नहीं मिलेगा, विदेशों में रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे कुत्ते कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, ऐसे फरमानी देने वाले। ऐसों की ज़मीन में क्या, वो ज़मीन भी बिक जाएगी आने वाले समय में। इसके बेटे का एनकाउंटर हुआ था पीछे, शायद मेरे को ऐसा लगता है, वो मौत हुई थी। वो पहले बदमाश था, पहले भी परेशान करता था, इसका बेटा भी। तो अभी जो ना हींग की थैलिया में हींग तो बची नहीं, महक रह गई है, तो महक जा नहीं रही, टाइम लगेगा महक जाने में, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ये ज़मीन भी चली जाएगी जिसका घमंड कर रहा है। वो राकेश टिकैत जी, वो इतनी बड़ी राजनीति करते हैं कि दलितों को बताते हैं अपना भाई, ये मेरे भाई हैं। दलित मेरे, अब समानता की बात करते हैं कि हम सब एक हैं, ठीक है ना? उनकी 300 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। कितने दलितों में काम दिया है उन्होंने, मैं बताता हूँ। कितने दलितों को काम दिया है उन्होंने, मुझे बताए तो सही। कितने दलितों को ज़मीन दिलवाने का काम किया उन्होंने। जब यदि उनकी जाटों की, ओबीसी या जनरल की कोई बात आती है तो एजिटेशन करते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। कितने दलितों को सम्मान दिलाया, कितने दलितों को ज़मीन दिलवाई, बताइए। कितने दलितों को बच्चों को एडमिशन करवाई यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, फ्री में। तो वो कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं। और हमारे लोग मिसगाइड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो भाईचारा नहीं है, भाईचारा तो नाम के लिए, तो राजनीति के लिए भाईचारा कर रहे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए लोगों की जरूरत थी ना, काम करने के लिए जरूरत पड़ती है, उनके खेतों में दलितों की जरूरत पड़ती है, यहाँ भीड़ दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है। वोट तो दलित हो, जर्नल हो, ओबीसी हो, वोट का अधिकार तो सबको है, वैल्यू तो बराबर ही है, तो वहाँ वोट की वैल्यू तो बराबर ही है। तो खेत बेशक नहीं है, वोट तो है हमारे पास, तो वोट के अधिकार से ही तो सरकारें बनती हैं। तो वोट लेने के लिए राकेश टिकैत जी कहते हैं इस तरह की बातें। पाकिस्तान नहीं जाए, वो ये देश ही दलितों का है। मनुवादियों ने आके इस पर कब्जा कर लिया है। ये देश वास्तव में दलितों का, ये ज़मीन हमारी थी, ये देश हमारा था। यदि पिछला इतिहास उठा कर देखोगे तो यहाँ के मालिक थे हम। इसी इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, किताबी नॉलेज नहीं, सामाजिक नॉलेज। और पीछे क्रांति जो की है लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, इतिहास में देश को आज़ाद कराने में जिन चंद उनकी बात करते हैं कि क्रांतिकारी रहे, इन्होंने देश आज़ाद कराया। क्या दलितों ने देश आज़ाद नहीं कराया? क्या दलित लड़ाई में नहीं थे क्या? आप बताइए। उन दलितों का नाम नहीं है। जो मंजिल बनती है, उसकी जो नींव की ईंट होती है वो नीचे दब जाती है। नींव की ईंट को कोई नहीं देखता है, मंजिल को देखते हैं। देश आपका है, पिट भी आप ही रहे हो यहाँ पर। ना देश हमारा है, पिट हम रहे हैं, क्योंकि चंद लोगों ने काबू कर लिया है ना, कब्जा कर लिया है। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो बैठे हुए हैं। आप बताइए ना। तो इसलिए हमारा क्या है, हम, बाबा साहब ने कहा था कि आप एजुकेशन लीजिए, शिक्षित बनिए, जिस काम को हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी अपने समाज के लोग हैं वो इस काम को नहीं कर रहे। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वो माहौल नहीं दे रहे, वो क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं दे रहे। एक गरीब आदमी यदि 500 रुपये रोज़ कमाता है तो 1000 या 2000 रुपये महीने भी यदि एक बच्चे की फीस है तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता? क्या दूध नहीं पिला सकता? ये सोच होती है, विचार होता है। बाबा साहब के फॉलोवर होने चाहिए, बाबा साहब के विचार पर चलना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे लोगों को ये लोग चालबाजी से बहकाकर उन्हें दारू के शिकार बनाते हैं, नशे का शिकार बनाते हैं, और उन्हें ये कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करोगे, आप हमारे खेतों में काम करो, ताकि उनका लंबे समय से जो शोषण हो रहा है, शोषण होता रहे। बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि वो उन्हीं के चमचे हैं। जो सरकारें होती हैं
उन्हीं की, जैसे मानो बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय सेंटर में और 131 एमपी हैं, तो उसमें बहुत सारे बीजेपी के भी एमपी हैं, बीजेपी के सीट से फूल से खड़े हुए वहाँ से जीते हैं, तो बीजेपी के जो कहेगी, जो उनका मुखिया कहेगा वही तो करेंगे। वो आवाज़ चाहते हुए भी नहीं उठा सकते क्योंकि वो दबे हुए हैं, वो गुलाम हैं। इसी तरह से गुलाम है जिस तरह से वो त्यागी जो कह रहा था मेरे खेत में ना आ जाना, इस तरह से बीजेपी कहती है कि पार्टी से बाहर कर देंगे यदि पार्टी के खिलाफ बात की तो। इसलिए वो 131 एमपी केवल अपना अपना भला सोचते हैं और समाज का भला नहीं सोचते हैं। आयोग क्या करेगा? आयोग कुछ नहीं, आयोग को कोई दंडित करने की पावर नहीं है, आप पनिशमेंट देने की पावर थोड़ी आयोग को। आयोग को क्या तलब तो कर सकता हाँ तलब कर सकता, तलब से क्या होगा? कुछ नहीं। कितने तलब कर रहा है बताइए? कुछ नहीं हो रहा उससे, पता है कि कुछ नहीं हो रहा। आयोग का जो मेंबर है वो भी सरकार बनाती है, बीजेपी का चमचा है वो भी, बीजेपी गवर्नमेंट ने बना रखा है आयोग की। बैठे रहो मलाई मारते रहो, एक आदमी मलाई मारते रहो और 10,000 आदमी की जो बेशक कितनी टेंशन होती रहे, उनके शोषण होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोग चाहे तो एक भी अत्याचार ना हो देश में। क्या आयोग क्या करेगा? सरकार चाहे तो अत्याचार नहीं होगा। आयोग तो बहुत छोटी सी चीज है। न्याय तो दिलवा सकता है ना। न्याय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू मिलता है। जजों की मानसिकता भी मनुवादी मानसिकता हो रही है। आयोग में जो बैठा हुआ वो भी उनका चमचा है, दल्ला है, वो भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सरकार तो दलितों को खाना खा रही हो तो दे रही है। खाना खाने से क्या होगा? खाना खाने से उनकी व्यवस्था थोड़ी चेंज हो जाएगी, उनके माहौल या उनके जो परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा उनके उसमें गरीबी में। आप बताइए ना, कितना पैसा दे के आए जो खाना खाने गए हैं, वो कितना पैसा देते हैं उन्हें वेलफेयर के लिए। तुम्हारे बच्चों के लिए मैं फीस दे रहा हूँ, किसी एक बच्चे को गोद लेकर तो दिखाएं कि तुम्हारी पूरी एजुकेशन मैं दूंगा। सब राजनीति है, ढोकलाबाजी है, दिखावा है और दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं है।